वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है विलियमसन मैनेजरियल थ्योरी ऑफ द फर्म। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम 2 वीडियो बनाएंगे। इस वाली वीडियो में तो हम आपको बताएंगे पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या है, और अगली वाली वीडियो में हम आपको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे किस तरीके से उन्होंने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की बात कही। तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी की पीजी और यूजी के अकॉर्डिंग कई सारे कोर्सेज हमने बनाए हुए हैं। इसके अलावा हम यूजीसी नेट, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इसके अलावा डिफरेंट स्टेट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है उनकी भी तैयारी कराते हैं। इसके अलावा हम कई सारे पीजीटी इकोनॉमिक्स की भी तैयारी कराते हैं। तो काफी सारे कोर्सेज हमने बनाए हुए हैं जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। वहां पर आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और स्टोर में जाकर आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। देखिए विलियमसन जो है उन्होंने मैनेजरियल थ्योरी ऑफ द फर्म बनाई। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो बिहेवियरल अप्रोच पर बेस्ड है। तो इससे पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी हुई है, चाहे वो मैरिस की हो, चाहे वो बोमोल की हो, चाहे वो MRM/MC हो, तो ये जो है ये काफी इंप्रूव वर्जन है। यानी कि ये बेसिकली उन फर्मों पे लागू होता है जो बड़ी विशाल मात्रा में जिनकी आकार होता है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं भी एक फर्म चलाता हूं, मान लीजिए मेरी छोटी सी कंपनी है जिसमें मैं खुद मालिक हूं और मैं ही एम्प्लॉय हूं, ठीक है। तो उस तरीके की चीजों की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं मैनेज करने का काम भी खुद ही करता हूं। हम उस तरीके की कंपनियों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन कंपनियों की बात कर रहे हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में होती हैं। मान लीजिए उनकी जो लार्ज स्केल कंपनी कह सकते हो या लार्ज कैप कंपनी कह सकते हो, बड़ी कंपनियां हैं भारत में भी अगर आप देखेंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं टाटा की कोई कंपनी लेते हैं, मान लीजिए टाटा मोटर्स की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए टाटा मोटर्स में जो टाटा मोटर्स का मालिक कौन है, पहले हम क्वेश्चन ये उठाते हैं। तो टाटा मोटर का मालिक एक्चुअल में मैं हूं। मैं कैसे हूं? क्योंकि मैंने भी टाटा मोटर के स्टॉक बाय किए हुए हैं। तो टाटा मोटर के मेरे पास स्टॉक है, इसका मतलब एक तरीके से टाटा मोटर का मालिक मैं हूं। लेकिन जो टाटा मोटर को वास्तव में चला रहा है या चला रहे हैं, देखिए हो सकता है, मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि जो मैनेजमेंट टीम होती है, कोर मैनेजमेंट टीम, उनके पास स्टॉक नहीं होते, कई बार उनके पास भी स्टॉक होते हैं। लेकिन बड़ी मात्रा में ये देखने को मिला है कि जो ऑनर होते हैं बड़ी कंपनियों के वो कोई और होते हैं और जो चलाने वाले होते हैं वो कोई और होते हैं। मान लीजिए कि चलिए सपोज कीजिए कि जो मैनेजर है, हम 2 सिंपल एग्जांपल लेके चलेंगे। मान लीजिए कंपनी का मालिक मैं हूं और जिसके पास स्टॉक है टाटा का, मान लीजिए मेरे पास 10% स्टॉक है या 12% स्टॉक है, और एक मैनेजर है जो कंपनी को रन करने का काम कर रहा है। तो देखिए मेरे पास ना इतना समय है, ना मेरे पास इतनी फुर्सत है कि मैं उस कंपनी को मैनेज कर सकूं। तो मैंने उस कंपनी के स्टॉक बाय किए हुए हैं। तो मेरा प्रॉफिट क्या है, मेरा हित किसमें है? मेरा हित इसमें है कि जो कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे मुझे। तो मेरे को तो अच्छा लगेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देगा तभी तो उसकी मार्केट वैल्यू ऊपर होगी। और अगर मुझे वो डिविडेंड नहीं देगा तो मैं एक बोर्ड मीटिंग बुलाऊंगा, अपने सारे फ्रेंड्स या अपने सभी जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको बोलूंगा कि भाई इस वाले दिन ये जो है वो हमें ठीक से डिविडेंड नहीं दे रहा है, इसको हटाओ। तो इसका मतलब मेरा जो उद्देश्य है वो प्रॉफिट के लिए मैं काम कर रहा हूं। जबकि जो मैनेजर है, देखिए मैनेजर को क्या लगता है, मैनेजर का फोकस उसकी सैलरी पर है, भाई उसको सैलरी मिलती रहनी चाहिए। साथ ही साथ उसको मान लीजिए सैलरी के अलावा कई और इंसेंटिव मिलते हैं, जैसे मान लीजिए उसको ऑफिस मिल रहा है, लग्जरी कार मिल रही है, उसका फोकस उस पर है। मतलब उसका जो मेन फोकस है वो इस बात पे है कि भाई किसी भी तरीके से उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, सॉरी उसका जो वेलफेयर है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसी को बात में ध्यान में रखते हुए जो विलियमसन है उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की जिसको कि हम मैनेजरियल थ्योरी ऑफ द फर्म भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम इसी थ्योरी को हम द इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर भी बोलते हैं या मैनेजरियल डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर थ्योरी भी बोलते हैं। कई सारे नाम है बच्चों इस पूरी की पूरी थ्योरी के। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। बेसिकली आपको कुछ बातों को मान के चलना है। सबसे पहले मार्केट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली मान लीजिए, मोनोपोली मान लीजिए, या इम्परफेक्ट कंपटीशन की कोई भी तरीका है। दूसरा आपको यह मानना है कि जो मालिक हैं वो कंपनी के मैनेजर नहीं है, मैनेजमेंट करने का काम कुछ और व्यक्तियों के पास है। कंपनी के मालिक जो होते हैं
वास्तव में स्टॉक होल्डर्स होते हैं जो कि कंपनी को, मैनेजमेंट को नहीं चलाते। तीसरा, आपको ये मान लीजिए कि हर कंपनी में मिनिमम प्रॉफिट तो देना ही पड़ेगा मैनेजर्स को, अगर अपनी नौकरी को उनको सिक्योर रखना है। अगर वो मिनिमम प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे तो उनको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, उनको डिसमिस कर दिया जाएगा, उनको फायर कर दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि ये थ्योरी है, एक आर्टिकल लिखा था विलियमसन ने, द इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर्स मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। ये 1967 में एक आर्टिकल लिखा था जिनमें उन्होंने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की। हम पूरी तरीके से बच्चों आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी थ्योरी को समराइज किया गया है इसकी पूरी की पूरी समरी में, यहां से लेके यहां तक में मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि मैनेजर्स आर मोटिवेटेड बाय देयर सेल्फ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जो मैनेजर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट में है, एंड दे मैक्सिमाइज देयर ओन यूटिलिटी फंक्शन। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी तरीके से उनकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए, ना कि शेयर होल्डर की यूटिलिटी मैक्सिमम हो। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, यानी कि जो टैक्स के बाद जो प्रॉफिट है वो लार्ज इनफ टू पे एक्सेप्टेबल डिविडेंड टू दी शेयर होल्डर, यानी कि अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करते समय उनको यह भी ध्यान में रखना है कि जो प्रॉफिट दिया जा रहा है शेयर होल्डर को वो पर्याप्त मात्रा में हो, एक्सेप्टेबल मात्रा हो। जैसे मान लीजिए अगर मैंने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हुए टाटा मोटर्स के, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे हर महीने 1000 रुपए तो एटलीस्ट मिलने ही चाहिए। अगर मुझे कोई 1000 रुपए ना देके मुझे नहीं देगा डिविडेंड, तो मैं फिर भाई बात करूंगा, लोगों को इकट्ठा करूंगा, बोलूंगा भाई मैनेजर को वहां से हटाओ। तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो कंपनी में मैनेज करने वाला है वो मेरे प्रॉफिट में वो सोचता है कि यार इसको 1000 रुपए चाहिए तो चलो 1000 रुपए से दे दें, बाकी का सारा जो वेलफेयर है, सारा का सारा सेटिस्फेक्शन जो है वो मुझे मिले। तो मैक्सिमम वेलफेयर की बात कर रहा है, लेकिन वो सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, वो पूरी फर्म की बात नहीं कर रहा। जो मैनेजर है या जो मैनेजमेंट कमेटी में टीम है वो ये नहीं चाहते कि कंपनी टॉप पर पहुंचे, वो तो ये चाहते हैं कि कंपनी को मिनिमम प्रॉफिट मिलता रहे, साथ ही साथ शेयर होल्डर को मिनिमम प्रॉफिट मिलता रहे, साथ ही साथ उनकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो। ठीक है, एंड ऑल्सो पे दी इकोनॉमिकल नेसेसरी इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ जो मान लीजिए बेसिक नेसेसरी इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए कोई टूट फूट हो जाती है, कोई नई मशीन चाहिए, ये सब का पेमेंट भी उसको करना ही पड़ेगा। तो बच्चों इस समस्या को हम प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो ऑलरेडी है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम की, जो कि आपको मिल जाएगा मार्केट फेलियर वाले चैप्टर में। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि प्रिंसिपल जो होते हैं वो वे व्यक्ति होते हैं जो कि कंपनी के मालिक होते हैं। जैसे मैं इस समय कंपनी का मालिक हूं क्योंकि टाटा मोटर्स के मैंने 10% शेयर अपने पास रखे हुए हैं, ये एग्जांपल है। 10% शेयर खैर मेरे पास तो नहीं है। एजेंट प्रॉब्लम्स, एजेंट वो है जो कंपनी को मैनेजर कर रहा है, यानी कि जो कंपनी को चला रहा है। ये बेसिक बात है, फंडा ये है। तो यहां पर बच्चों हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मैनेजर है वो अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव अपनी यूटिलिटी का को मैक्सिमम करना है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शेयर होल्डर को मिनिमम प्रॉफिट मिलता रहे, साथ ही साथ इतना पैसा जरूर निकल जाए ताकि कंपनी का जो खर्चे हैं वो निकल सके, सैलरी में निकल सके, ये सारे जो खर्चे वो निकल सके। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो इसी के ऊपर बच्चों हम पूरी की पूरी थ्योरी को समझने वाले हैं। तो देखिए 4 तरीके के उन्होंने फंक्शन बताए। सबसे पहला तो बताया सैलरीज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन। देखिए जब आप किसी कर्मचारी को काम करवाओगे तो उसको पैसा तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ देखिए हो सकता है किसी को कमीशन भी देना पड़े, किसी को बोनस भी देना पड़े, तो ये सब का सब इसके अंदर आ गया। ठीक है, दूसरा है नंबर ऑफ स्टाफ। ओके, कंट्रोल टू दी मैनेजर, तो यानी कि कितनी बड़ी मात्रा में मैनेजर के कंट्रोल में स्टाफ है। तो ऐसा माना जाता है कि जितना ज्यादा स्टाफ होगा, जितना ज्यादा लोग होंगे, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ही ज्यादा वेलफेयर होगा किसी कर्मचारी मैनेजर को। देखिए मेरे नीचे 2 लोग काम कर रहे हैं और मेरे नीचे 2000 काम कर रहे हैं, तो मुझे तब अच्छा लगेगा ना जब मेरे नीचे 2000 लोग काम करेंगे, अगर मैं मैनेजर हूं किसी कंपनी का। तो इसको हम बच्चों ये बोल देते हैं, एस बोल देते, इसको हम एस के नाम से डिनोट कर देते हैं। तो आप इसको चाहे तो स्टाफ सैलरी बोल सकते हो सिंपल शब्दों में। ठीक है, इसके अलावा जो मैनेजरियल स्लैग है ये एम से हम डिनोट करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको हमने एक बोल दिया एस, दूसरा इन दोनों को भी आता है, दूसरा हमने एम बोल दिया। तो मैं मैनेजरियल स्लैग बता देता हूं। देखिए हर कंपनी, जैसे मान लीजिए मैं अपनी कंपनी का मालिक हूं और मैनेजर भी मैं ही हूं, तो भाई बहुत हिसाब से पैसा खर्च करूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैनेजर कोई और है, मालिक कोई और है, मालिक को पता भी नहीं है कि मैनेजर क्या कर रहा है, तो वो क्या करेगा, फिजूल खर्ची करेगा। किस तरीके की फिजूल खर्ची करेगा, देखिए अकाउंट में तो फिजूल खर्ची कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा कि भाई वो कहेगा कि उसको तो कंपनी चलाने के लिए एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए या पीए चाहिए, पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, या वो कह सकता है कि उसको बड़ी कार चाहिए रेपुटेशन बनाने के लिए। ये सब कंपनी अपने मैनेजर्स को प्रोवाइड कराती है, क्योंकि मैनेजर जो है, जो मैनेजमेंट टीम में है, वो फैसले लेते हैं। तो वो अपने हित में फैसला लेंगे, वो कहेंगे भाई इनको कार चाहिए, बड़ी सी कार चाहिए, बड़ा सा ऑफिस चाहिए। ठीक है,
या बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, तो इस तरीके की चीजें जो कि लग्जरी दिखाती है, जो उनकी रेपुटेशन को बढ़ाती है, इन सब पे वो पैसा खर्च करने की बात करेंगे, इन सब पे वो पैसा खर्च करेंगे। इसके अलावा बच्चों एक डिस्क्रिमिनेटरी इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको हम आईडी के नाम से इशू करेंगे। इसका मतलब ये भी एक तरीके की यूटिलिटी फंक्शन है। देखिए डिस्क्रिमिनेटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब है, मान लीजिए मैं एक कंपनी का मैनेजर हूं, मान लीजिए, हालांकि मैं तो मालिक हूं, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति चलिए मैनेजर है, तो मैनेजर क्या करता है, उसके पास एक फंड होता है जिसको वो अपने विवेक पर खर्च कर सकता है, अपनी बुद्धि पे खर्च कर सकता है। अगर वो पैसा जो है वो हिट होता है तो वो हिट माना जाएगा, अगर वो फ्लॉप हो गया तो वो फ्लॉप माना जाएगा। मैनेजर उसी की एबिलिटी पे तो डिपेंड करता है, यानी कि उस पैसे को नए प्रोजेक्ट में लगा सकता है, वो उसके विवेक पर निर्भर करता है, जो मैनेजमेंट टीम है। तो ये भी एक तरीके का जो डिस्क्रिमिनेटरी इन्वेस्टमेंट है, वो भी जो मैनेजर के यूटिलिटी फंक्शन को बनाता है। यानी कि ये 4 पॉइंट है, इसमें से एस है आपकी, जो आप कह सकते हो सैलरी हो गई स्टाफ की, या एम बोल सकते हो मैनेजमेंट स्लैग, और तीसरा आईडी, जिसको कि हम ये बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेटरी इन्वेस्टमेंट। तो ये तीनों से मिलकर बच्चों यूटिलिटी फंक्शन बना है, इसको आप याद रखिएगा, बाद में जाके जब हम डायग्राम बनाएंगे तो इन सबका यूज होगा। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगी हुई है इस पूरे के पूरे लॉ में, इसका मतलब जैसे जैसे आप स्टाफ की सैलरी बढ़ाते हो, तो जितनी मात्रा में स्टाफ की सैलरी बढ़ाते हो, या मैनेजमेंट स्लैग बढ़ाते हो, या आईडी बढ़ाते हो, आपकी यूटिलिटी उतनी मात्रा में नहीं बढ़ेगी। यानी कि हर एक्स्ट्रा पैसा जो आप खर्च कर रहे हो, चाहे वो आपने नई कारों पे खर्च किया हो, चाहे वो नए स्टाफ को पेमेंट करने पे किया हो, आपकी यूटिलिटी में वृद्धि तो करेगा, लेकिन उतनी नहीं करेगा जितनी आपने पहली मात्रा में की है। तो ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा बच्चों हमें यह भी याद रखना है कि जो फर्म का डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड मतलब 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो प्राइस जो है वो है हमारी एक्स पर, यानी कि क्वांटिटी पर। एस का मतलब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन स्टाफ। तीसरा ई। तो हमें यह भी याद रखना है बच्चों कि जो प्राइस है, ठीक है, डिमांड का नेगेटिव का क्या मतलब है कि अगर जो प्राइस है, अगर क्वांटिटी घटती है तो प्राइस बढ़ेगा, इसलिए नेगेटिव रिलेशन है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए स्टाफ एक्सपेंडिचर बढ़ता है या डिमांड जो है वो का पैरामीटर इंक्रीज होता है तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। यानी कि किसी भी गुड्स का जो प्राइस है वो 3 बातों पे डिपेंड करता है। अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये जो प्राइस है इस तरीके से ये होता है लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव होता है। अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइस जो है वो घटेगा, और क्वांटिटी घटती है तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये बच्चों पूरा का पूरा कंसेप्ट है, जिस सभी का यूज हम अगले वाले जो डायग्राम बनाएंगे उसमें हम करेंगे इस वीडियो में। फिलहाल आप जहाँ पे देखिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उन बेसिक कंसेप्ट को हम समझते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए मैं ये रिमूव कर देता हूं, मेरे पास होगा। तो जो प्रॉफिट के कंसेप्ट की हम बात करने वाले हैं, देखिए 4 तरीके के प्रॉफिट है जो आपको याद रखने हैं। एक्चुअल प्रॉफिट, रिपोर्टेड प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉफिट और डिस्क्रिमिनेटरी इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कंपनी है, कंपनी में मान लीजिए कि रेवेन्यू हुई 100 करोड़ की, ठीक है, जिसमें से मान लीजिए जो कॉस्ट आ रही है एक्सपेंडिचर की, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मान लीजिए वो आ रही है 20, और स्टाफ की सैलरी दे दी हमने 10, तो मान लीजिए 70 करोड़ का उसको एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन जब आप इस प्रॉफिट को प्रेजेंट करते हो पब्लिक में, तो आप क्या करोगे, ये तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या किया, एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकाले आपने, यहां पे आर देखिए, आर का मतलब रेवेन्यू है, टी का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और एस का मतलब स्टाफ सैलरी। तो आपने जो बचेगा वो बचेगा आपका एक्चुअल प्रॉफिट। लेकिन जब रिपोर्ट किया जाएगा तो इस एक्चुअल प्रॉफिट में से जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई मुझे कम से कम 5 करोड़ रुपए का नई टीवी खरीदनी है, फ्रिज खरीदना है, कार खरीदनी है कंपनी के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो नहीं खरीद सकता है, ऑफिस खरीदना है। तो जब वो रिपोर्ट करेगा प्रेजेंट प्रॉफिट, तो वो केवल 65 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाएगा। ये हमें समझना है। तो रिपोर्टेड प्रॉफिट कैसे निकाला हमने, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, रिपोर्टेड प्रॉफिट को हमने यहां पे लिखा हुआ है पाई आर से। तो वो कैसे निकाला, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट था उसमें से 5 करोड़ रुपए आपने माइनस कर दिए, यानी कि 65 करोड़ रुपए का रिपोर्टेड प्रॉफिट हुआ है। अब आप जानते होंगे इस प्रॉफिट के 3 हिस्से हो जाते हैं बच्चों। सबसे पहला तो आपको बन जाता है आप कह सकते हो डिविडेंड के रूप में, और दूसरा आपको कॉर्पोरेशन टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ता है, टैक्सेस लिख देता हूं मैं यहाँ पे। और तीसरा आप अपने पास में एक रिजर्व बना लेते हो ताकि फ्यूचर में आप उसको इन्वेस्ट कर सको या किसी जगह उसका यूज कर सको, रिजर्व बनाना। तो जब हम बात कर रहे हैं बच्चों मिनिमम प्रॉफिट की, तो देखिए मिनिमम प्रॉफिट का मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए आपने क्या किया, 65 है ना आपका, आपने मान लीजिए आपने 40 करोड़ रुपए का डिविडेंड पे कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया, 10 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन टैक्स में डाल दिए,
और 15 लाख रुपए का रिजर्व कर लिया। इस रिजर्व को आप क्या कर सकते हो, अपनी बुद्धि के साथ भविष्य में यूटिलाइज कर सकते हो, इसलिए आपने रिजर्व फंड बना के रखा हुआ है। कंपनी कभी भी सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर में डिवाइड नहीं करती, क्योंकि उसको फ्यूचर में भी तो अपने काम चलाना है। तो यहाँ पे देखिए जो मिनिमम प्रॉफिट है, मिनिमम प्रॉफिट कैसे निकालोगे, मिनिमम प्रॉफिट जो होता है वो या तो ये पाई आर यानी कि जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है या तो वो बराबर होगा या ज्यादा होगा मिनिमम प्रॉफिट के या टैक्सेस से। इसका मतलब मिनिमम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बच्चों, मिनिमम प्रॉफिट का मतलब है कि आपने जो रिजर्व प्रॉफिट हुआ यानी कि रिजर्व प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे टैक्स। अब ये निकालने के बाद ये वाली वैल्यू, ये जो है ये वाला, दिस इज कॉल्ड मिनिमम प्रॉफिट। यानी कि हमने कैसे निकाला, हमने क्या किया, रिजर्व प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जो हमारा टैक्सेस है वो उसको। अब ये टैक्सेस निकालने के बाद ये या तो बराबर हो सकता है हमारा, या फिर ये छोटा होगा, यानी कि मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर बच्चों हमें बेसिकली ये बात समझनी है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिपोर्टेड प्रॉफिट होता है, रिजर्व नहीं बनाएंगे, अगर हम रिजर्व नहीं बनाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा हमारा 50, ये हमारा सीधा सीधा 55 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले क्या आ जाएगा, रिजर्व बनाएंगे तो रिपोर्टेड प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ के केस में बता देता हूं, तो 65 ज्यादा है इससे 40 + 10, इसका मतलब हमने जो 15 किया वो रिजर्व किया हुआ है। इसको बच्चों हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉफिट। डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, देखिए समझिए, 15 का तो ये रिजर्व बना रखा है हमने और 5 का ये हमने खर्चा किया, तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉफिट है वो 5, ये है हमारा टोटल मिलाकर 20। तो डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ था हमारा, 70 का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से माइनस कर देंगे हमारा जो आप कह सकते हो मिनिमम प्रॉफिट है। मिनिमम प्रॉफिट हमारा मान लीजिए 40 है, ठीक है। इसके अलावा टैक्सेस हमारे 10 है मान लीजिए, जो एक्चुअल में हमारा आएगा वो 50 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, नहीं 20 आएगा, सॉरी ये 20 आ जाएगा, ठीक है। और रिपोर्टेड प्रॉफिट और डिस्क्रिमिनेटरी इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, डिस्क्रिमिनेटरी इन्वेस्टमेंट मतलब ये 5 रुपए तो हमने खर्च कर दिए, तो ये जो रिजर्व है यही हमारा डिस्क्रिमिनेटरी इन्वेस्टमेंट है। यानी कि अगर हम इसको बोले तो जो हमारा रिपोर्टेड प्रॉफिट है, रिपोर्टेड प्रॉफिट है 65 में से माइनस कर देंगे जो हमने डिविडेंड के रूप में दे दिया है 40, जिसे हम मिनिमम प्रॉफिट भी बोल रहे हैं, और उसके बाद जो टैक्स हमने दे दिया है ये हमारा हो गया, ठीक है। तो बच्चों अगर हम ये माने कि जो हमारा प्रॉफिट होता है यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉफिट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एक तो आईडी यानी कि आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेटरी इन्वेस्टमेंट से, प्लस एम यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहां गया हमारा, ये वाला जो हमने यहाँ पे खर्च किया था 5 का, यानी कि 15 में अगर आप वैसे निकालोगे ना इसको, तो आप ऐसे तो निकालोगे ये वाला 15 + 5 = 20, ठीक है। तो थोड़ा सा उस तरफ चला गया तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से देख लीजिएगा, बेसिकली तो मैंने आपको समझा ही लिया है जो मुझे आपको हल्का हल्का बताना है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा मैनेजरियल जो स्लैग्स है एम वो 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस केस में हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ और रिपोर्टेड प्रॉफिट बराबर बराबर होगा, और इस केस में हमारा जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉफिट है और डिस्क्रिमिनेटरी इन्वेस्टमेंट है वो भी बराबर बराबर ही होगा। तो बच्चों ये बेसिक कंसेप्ट था। इसके बाद हम इस पूरे के पूरे चीज का हम अगली वाले जो हमारा डायग्राम है उसमें यूज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक में समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे किस तरीके से जो फर्म है या जो मैनेजर्स हैं वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करते हैं विद कंस्ट्रेंट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, जो कि शेयर होल्डर को दिया जाना ही चाहिए। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। वो वीडियो प्राइवेट रहेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप हमारी सारी प्राइवेट वीडियो को देख सकें। वहां पे डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स चुन सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।